देखो इसमें क्या है कि ये पूरा जो टॉपिक है ना ये प्रैक्टिकल पे डिपेंड करता है। मतलब इसमें कोडिंग बताएंगे, आपका लॉजिक जो है इसी में इन्बिल्ट होगा। ठीक है, जैसे आप डेटा स्ट्रक्चर पढ़ते हो, सी लैंग्वेज पढ़ते हो, C++ पढ़ते हो, तो पूरा आपकी कोडिंग पे डिपेंड करता है कि आप जो है किस तरह से लॉजिक इन्बिल्ट करते हो। तो मेन कंडीशन हम लोग इसी में पढ़ते हैं। जो स्टूडेंट को कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट समझ में आ गया उसको कोडिंग का हर एक पार्ट समझ में आएगा। जैसे हम लोग कोड लिखते हैं तो बहुत लोगों को ऑर्डर समझ में नहीं आता कि कौन सा स्टेटमेंट पहले लिखना है, कौन सा बाद में लिखना है, ये आइडिया हम लोग को नहीं मिल पाता है। तो इसी में क्लियर होगा, ठीक है। और ये सबसे रिलेटेड है, आप जावा पढ़ो, C++ पढ़ो, डेटा स्ट्रक्चर पढ़ो, .NET पढ़ो, जितना लैंग्वेज पढ़ो, कोई भी दुनिया का लैंग्वेज पढ़ो, उसमें कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट आएगा और सबका लगभग सिंटेक्स सेम होगा। अगर आप ये क्लियर कर लेते हो तो हर एक लैंग्वेज में इसका यूज आप कर सकते हो, ठीक है। तो कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट करता क्या है? तो कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट जो है ना ऑर्डर डिस्क्राइब करता है। ऑर्डर डिस्क्राइब कैसे करता है कि जैसे मान लो कि कंट्रोलर एक होता है जो हम लोग के प्रोग्राम को रन करवाता है। तो कंट्रोलर क्या करता है? ऑर्डर को पता करता है, उसको पता करना रहता है कि हमको कौन सा स्टेटमेंट को रन करवाना है और किसको छोड़ना है, किसको रन करवाना है, किसको छोड़ना है, किसको नहीं रन करवाना है, ये सब डिस्क्राइब करने का काम करता है कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट। मीन्स इसमें सिंपल हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं कि कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट जो है वो ऑर्डर डिस्क्राइब करता है कि रन टाइम में कौन सा स्टेटमेंट रन होना चाहिए और कौन सा स्टेटमेंट रन नहीं होना चाहिए। समझ में आया? ठीक है, इसका काम है ऑर्डर के बारे में बताना। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप ये फ्लो को बताता है कि कौन रन करेगा और कौन रन नहीं करेगा। ठीक है, तो इसमें लिखिए कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट, कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स, कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स describe the order in which statement will be executed at runtime। फुल स्टॉप। ये पॉइंट आया समझ में? बहुत सिंपल लिखा हुआ है कि कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट जो है ये डिस्क्राइब करता है ऑर्डर को कि रन टाइम में कौन सा स्टेटमेंट रन होना चाहिए या कौन सा स्टेटमेंट रन करेगा, इसके बारे में बताता है कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट। तो इसका टाइप होता है, हर एक टाइप के बारे में हम लोग जानेंगे वन बाय वन और हर एक के बारे में एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे और उसमें प्रोग्राम भी बनाएंगे। कितने लोग के पास इसमें सिस्टम है? तो जिसके पास अब सिस्टम है वो लोग सिस्टम लेके आइए और उसमें बहुत सारा कोड बताएंगे। आप कॉपी भी रखो साथ में और सिस्टम भी रखो साथ में, ठीक है। यहाँ लिखते जाओ और प्रैक्टिकल करते। बाकी जिसके पास सिस्टम नहीं है ना, यहाँ भी कोई सिस्टम है वो हम सिस्टम आप लोग को दिलाएंगे। समझ में आया? ठीक है, लेकिन ज़्यादा कोशिश करो कि जिसके पास है वो लेकर के आइए सिस्टम। आप अपने सिस्टम में प्रैक्टिकल करोगे, कोड को सेव करके रखोगे, ज़्यादा बेटर। समझ में आया? बाद में भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो और एरर वगैरह आएगा हम लोग यहीं पे सॉर्ट आउट कर लेंगे, ठीक है। तो देखो कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट का टाइप क्या होता है। कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स, इसका जो टाइप है वो 3 टाइप्स का ये होगा। 3 टाइप्स। फर्स्ट जो है उसका नाम है डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स, ठीक है। और इसी को सेकेंड नाम से हम लोग जानते हैं सिलेक्शन स्टेटमेंट भी बोला जाता है।
सिलेक्शन स्टेटमेंट्स, ये होता है। नेक्स्ट जो है वो है आपका लूप स्टेटमेंट। लूप स्टेटमेंट्स, इसी को आइट्रेशन बोला जाता है। आइट्रेशन स्टेटमेंट्स ये, और एक होता है आपका ट्रांसफर स्टेटमेंट। ट्रांसफर स्टेटमेंट्स, इसी को हम लोग जंप स्टेटमेंट भी बोलते हैं। जंप स्टेटमेंट्स लिख देना। अब आप उसमें समझोगे डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट का कितना टाइप होता है। तो फर्स्ट इसमें जो आता है उसका नाम है इफ स्टेटमेंट। HTML जो है शॉर्ट फॉर्म है स्टेटमेंट, ठीक है। नेक्स्ट इफ एल्स स्टेटमेंट। else statement. Next, nested if else statement. Nested if else statement. Next, ladder if else statement. नेक्स्ट स्विच स्टेटमेंट, ठीक है। ये टोटल 5 टाइप्स होता है, ठीक है। नेक्स्ट लूप स्टेटमेंट। लूप तो आपको पता है कितना टाइप होता है, 3 टाइप। वाइल लूप, फॉर लूप और डू वाइल। नेक्स्ट जंप स्टेटमेंट। जंप स्टेटमेंट का कितना टाइप होता है, तो इसका 4 टाइप होता है। फर्स्ट ब्रेक स्टेटमेंट, सेकेंड वन इज कंटिन्यू स्टेटमेंट, कंटिन्यू स्टेटमेंट। नेक्स्ट गो टू स्टेटमेंट। गो टू साथ में लिखना है स्टेटमेंट। नेक्स्ट रिटर्न स्टेटमेंट, ठीक है। ये बहुत बड़ा टॉपिक है ना, सबके बारे में हम लोग 1 बाय 1 पढ़ेंगे। बहुत सारा क्वेश्चन है, जितना प्रोग्राम है वो सब हम लोग इसी में डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसमें समझोगे आप लोग, हम लोग डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट का यूज करते हैं। तो डिसीजन जो हम लोग लेते हैं, डिसीजन मीन्स होता है निर्णय लेना। वो ऐसा नहीं कि उसका रिजल्ट हमेशा सही हो। जो आप सोच रहे हो, जो आप डिसीजन ले रहे हो, उसका रिजल्ट हमेशा ट्रू होगा, ऐसा है क्या? नहीं ना, वो ट्रू भी हो सकता है और फॉल्स भी हो सकता है। तो डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट का यूज हम लोग वहाँ पे करेंगे जहाँ पे हम लोग चाहते हैं ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स को रन करवाना, ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को काम करवाना। हमारा कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो, दोनों केस में एग्जीक्यूट होना चाहिए। आइदर ट्रू और फॉल्स होगा, उसके बाद भी हमारा स्टेटमेंट रन करेगा। तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं कि इस स्टेटमेंट का यूज हम लोग करते हैं ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करवाने के लिए। व्हेन द गिवन कंडीशन विल बी
आइदर ट्रू और फॉल्स। दिया हुआ कंडीशन ट्रू होगा या फॉल्स होगा उस पर डिपेंड नहीं करता है, हमारा ब्लॉक ऑफ कोड रन होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों पार्ट्स को रखता है, सही वाले को भी काम करवाता है और गलत वाले को भी काम करवाता है। बस क्या करता है, उसको ब्लॉक में डिवाइड कर देता है, ब्लॉक बना देता है कि आप अगर सही हो तो आप दूसरे ब्लॉक में जाओगे, आप गलत हो तो दूसरे ब्लॉक में जाओगे। दोनों का ब्लॉक अलग अलग रहता है, समझ में आया? जैसे मान लो कि इस क्लासरूम में अगर हम डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट लगा दिए तो इस रूम को पार्टीशन कर दिए बीच में, अब बोले सही वाले को इधर रखेंगे, गलत वाले को इधर रखेंगे, तो हमको क्या करना पड़ेगा, सही गलत फाइंड आउट करने के लिए गेट पे ही चेक करना पड़ेगा कि कौन सही है और कौन गलत है। जो सही है उसको सही ब्लॉक में भेजेंगे, जो गलत है वो गलत ब्लॉक में जाएगा। तो जहाँ पे आप चेकिंग कर रहे हो वही आपका डिसीजन है, समझ में आया? तो उससे हम डिसीजन इसलिए लिए ताकि हम ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को रन करवाएं और प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट करवा पाए, क्योंकि सही वाले सही में जाएगा, गलत वाले गलत में जाएगा, तो उसी टाइप का उसको एग्जीक्यूशन मिलेगा, समझ में आया? तो इसमें हम लोग लिखेंगे, लिखिए लाइन लिखिए, ये सबसे थ्योरी नहीं आता है, बस हम समझने के लिए लिखवा दे रहे हैं, जो भी ज़्यादा फोकस करना है हम लोग को प्रोग्राम के ऊपर, ठीक है? तो लिखिए इसमें we can use these statements, we can use these statements we can use these statements when we want to execute the block of code when the result is either true or false, when the result is either true or false, समझ में आया? ठीक है, हम लोग सबसे पहले जानेंगे इफ स्टेटमेंट के बारे में। तो इफ स्टेटमेंट लिख करके डैश हो जाएगा, उसी के नीचे फर्स्ट टाइप है ना इसका, इफ स्टेटमेंट। आप लोग बताओगे इफ स्टेटमेंट तो हम लोग पढ़ रहे, लेकिन C++ में इफ है क्या? इफ प्री डिफाइंड वर्ड है या यूजर डिफाइंड है? इफ प्री डिफाइंड, इफ अगर प्री डिफाइंड है इसका मतलब इफ एक कीवर्ड है, समझ में आया? इफ जब भी लिखेंगे हम लोग C++ में या C लैंग्वेज या जावा में, किसी भी लैंग्वेज में आप अगर इफ स्टेटमेंट का यूज करते हो तो कभी भी कैपिटल लेटर यूज नहीं करना, क्योंकि ये कीवर्ड है और कीवर्ड जो है हर एक लैंग्वेज में स्मॉल लेटर में डिफाइन किया है, बनाया गया है, समझ में आया? ठीक है, तो इफ जो है स्मॉल लेटर में हम लोग लिखेंगे, इसलिए क्योंकि इफ एक कीवर्ड है। इफ का काम क्या है ये आप समझिए, इसका सिंटैक्स होगा। सिंटैक्स क्या होता है? इफ और कंडीशन पास करेंगे, कंडीशन कर्ली ब्रेसेस होते हैं, इसके अंदर हम लोग ब्लॉक ऑफ कोड लिखेंगे, जो भी कोड आपको लिखने का मन है वो आप लिख सकते हो। कहीं ना कहीं तो हमारा कोड कंप्लीट होगा, जैसे कंप्लीट हो गया तो ये कर्ली ब्रेसेस ओपन किए हैं तो उसको क्या करना पड़ेगा, क्लोज करना पड़ेगा। तो देखो ये ब्लॉक ऑफ कोड हुआ या नहीं, ये ओपन क्लोज, ओपन हुआ क्लोज हुआ, इसके बीच में जो भी लिखे वो हमारा क्या बनेगा, ब्लॉक बनेगा, ये हमारा ब्लॉक होगा, इसी को ब्लॉक ऑफ कोड होगा। अब ये काम कब करेगा, जब हमारा इफ वाला कंडीशन ट्रू होगा, लेकिन जरूरी नहीं कि ये ट्रू हो, फॉल्स भी हो सकता है और हमारा इफ के बाहर भी स्टेटमेंट हो सकता है। मान लो इसके बाद अगर हम लोग कुछ लिखते हैं तो क्या होगा, ठीक है? अब ये हम लोगों को समझना है, तो समझो अगर ये कंडीशन ट्रू होगा, दिया हुआ कंडीशन ट्रू होगा तो ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा, किस केस में, ट्रू के केस में।
ये इसके अंदर जितना भी कोड आप लिखोगे सारा कोड 1 बाय 1 एग्जीक्यूट करेगा, रन करेगा। समझ में आया? उसके बाद बाहर आएगा तो ये वाला कोड रन करेगा। जब यहाँ से बाहर आएगा तो, लेकिन जरूरी नहीं है कि ये सही हो, ट्रू होगा तब ये काम होगा, ये हमारा कोड रन करेगा। और जब ये पूरा कंप्लीट रन करेगा तब ब्लॉक के जो बाहर है वो कोड हमारा एग्जीक्यूट करेगा। लेकिन अगर हमारा कंडीशन फॉल्स हो गया तब, कंडीशन फॉल्स भी तो हो सकता है, तो फॉल्स होगा तो क्या होगा, ये ब्लॉक के अंदर जो लिखा हुआ है ये पार्ट, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं करेगा, सीधा हमारा कोड जो है कंट्रोलर वो बाहर आ जाएगा, बाहर आएगा। इस केस में, फॉल्स के केस में। और इसके बाहर जो लिखा रहेगा ना ब्लॉक के बाहर, वो वाला स्टेटमेंट हमारा रन करेगा। ब्लॉक ये ओपन क्लोज के अंदर जो स्टेटमेंट लिखा रहेगा वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इफ स्टेटमेंट जो है वो सिर्फ ट्रू ब्लॉक को रखता है। देखिए, इफ ट्रू को रखता है, ये हमारा ट्रू ब्लॉक है, इसको हम लोग ट्रू ब्लॉक बोल सकते हैं। ट्रू ब्लॉक क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि हमारा कंडीशन ट्रू हो रहा है तब ये ब्लॉक एग्जीक्यूट कर रहा है। फॉल्स के केस में ये ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं कर रहा है, इसीलिए इसको ट्रू ब्लॉक बोला जाता है। और इफ स्टेटमेंट जो है वो सिर्फ ट्रू ब्लॉक को रखता है, फॉल्स ब्लॉक को नहीं रखता है। ठीक है, इफ एल्स पढ़ोगे तो इफ एल्स दोनों ब्लॉक को रखता है, ट्रू को भी रखता है और फॉल्स को भी रखता है। मतलब ट्रू होगा तो ट्रू वाला ब्लॉक काम करेगा, फॉल्स होगा तो फॉल्स वाला ब्लॉक काम करेगा। इसमें एक ही है, सिर्फ ट्रू ब्लॉक, गलत होगा बाहर भेज आउट ऑफ स्टेटमेंट। फॉल्स के केस में हमारा जो कंट्रोलर है वो आउट ऑफ स्टेटमेंट्स होगा, स्टेटमेंट के बाद चला जाएगा। तब जब हमारा कंडीशन फॉल्स होगा। सिंटेक्स आया समझ में? क्लियर है? ठीक है, तो इसमें एक लाइन लिखिए, दिस स्टेटमेंट consists of only true block, consists of only true block, consists of only true block। समझ में आ गया? ये सिर्फ ट्रू ब्लॉक को रखता है। ये जो है सिंटैक्स लिखिए उसके नीचे, सिंटैक्स लिखना है। हो गया लिखा हुआ? क्वेश्चन लिखिए, राइट अ प्रोग्राम इन C++, write a program in C++ to enter PO, to enter PWO, two integer numbers, and find the greatest number among them, क्या बनेगा ये? दो नंबर इंटर करना है और चेक करना है कि दोनों में बड़ा नंबर कौन है। ठीक है, ये हम लोग को चेक करना है। और एक चीज़ और इसमें ध्यान देना कि जब हम लोग दो नंबर इंटर करेंगे तो दोनों में कोई भी बड़ा हो सकता है। ये हमको पता नहीं, ना ही आपको पता है कि दोनों में कौन बड़ा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें दो कंडीशन डालेंगे। एक बार लिखेंगे A greater than B,
शायद ए बी से बड़ा हो जाए। तो अगर ए बी से बड़ा है तो सबसे बड़ा नंबर ए हो जाएगा, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि ए बी से बड़ा होगा, बी भी ए से बड़ा हो सकता है। तो एक बार और कंडीशन डालना पड़ेगा, और इसमें इफ स्टेटमेंट हम लोग पढ़ रहे हैं तो एल्स का यूज नहीं करेंगे, इफ से ही प्रोग्राम बनाएंगे। क्या बनेगा आप लोग से? नहीं, एक हम बना देते हैं, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे तो आप लोग ट्राई करेंगे। और एक चीज़ और सुनो, आप लोग, अब जो स्टूडेंट क्लास छोड़ रहा है, ठीक है, उसको फिर बाद में पढ़ने से कोई फायदा नहीं, वो बेकार पैसा बर्बाद करेगा, ठीक है। तो जो छोड़ रहा है वो लोग को बता दीजिए कि अब क्लास को रेगुलर करो, क्योंकि इसमें बहुत सारा कोड हम बताएंगे और आपका लॉजिक इसी में बनेगा। आप जो पर्पज से ज्वाइन किए हो, ठीक है, वो आपका काम होना चाहिए, ठीक है, पैसा देने से कोई फायदा नहीं, ठीक है। तो अगर 2-4 दिन इधर कोई रेगुलर छोड़ देता है क्लास, तो उसको आगे बहुत दिक्कत होगा, समझने में प्रॉब्लम होगा, क्योंकि इधर वो लॉजिक नहीं सीख पाएगा। तो हम लोग जब आगे क्लास ऑब्जेक्ट पढ़ेंगे तो और एडवांस रहेगा, तो उसको और भी कुछ समझ में नहीं आएगा। अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। अभी जिसको कोडिंग कुछ भी नहीं आता है उसको भी प्रॉब्लम नहीं होगा अगर वो रेगुलर क्लास करेगा, क्योंकि हम बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहे हैं। ABCD से स्टार्ट होता है ना, वहाँ से स्टार्ट किया, ठीक है। तो इस पर आप ध्यान दोगे, आप लोग क्लास नहीं छोड़िएगा। देखो इसमें हम लोग सबसे पहले हेडर फाइल लिख लेंगे। इक्वल का कंडीशन भी नहीं डालना है, मेन फंक्शन कर्ली ब्रेसेस ओपन, ठीक है। इसमें आप समझोगे इन दो इंटीजर नंबर लेना है ना, तो इन ए कॉमा बी, दो वेरिएबल लेंगे, ए और बी में वैल्यू इंटर कर लेंगे। तो वेरिएबल डिक्लेयर करने के बाद आप स्क्रीन को क्लियर कर सकते हैं। तो हम लोग स्क्रीन क्लियर करेंगे, CLR SCR सेमीकोलन। पहले ए और बी में वैल्यू इंटर करेंगे या पहले कंडीशन को चेक करेंगे? बताओ, पहले वैल्यू इंटर करेंगे तब ना कंडीशन चेक होगा। अब बहुत लोग क्या करता है कि कंडीशन पहले चेक करता है तो और बाद में वैल्यू इंटर करता है। तो अगर आप पहले कंडीशन चेक करोगे और वैल्यू बाद में इंटर करोगे तो पहले चेक करा है तो ए और बी का वैल्यू मिलना चाहिए ना, तो नहीं मिलेगा तो क्या हवा के साथ नहीं चेक करेगा कंडीशन, उसको तो वैल्यू देना पड़ेगा। तो पहले हम लोग वैल्यू को इंटर करेंगे, उसके बाद कंडीशन को टेस्ट करेंगे, ठीक है। तो पहले इंटर कर लेते हैं वैल्यू को, COUT डबल लेस देन डबल कोट, इसमें लिखेंगे इंटर टू इंटीजर नंबर्स, दो इंटीजर नंबर क्या करना है, इंटर करना है, ठीक है। सिन डबल ग्रेटर देन ए डबल ग्रेटर देन बी, वो नंबर ए और बी में चला जाएगा। इंटर हो गया। इंटर होने के बाद उसके बाद हम लोग इफ कंडीशन डालेंगे, ये समझना है हम लोग। इफ कंडीशन, इफ स्मॉल में लिखना है, कैपिटल लिखोगे काम नहीं करेगा, क्योंकि ये कीवर्ड है, ये प्री डिफाइंड वर्ड है, इसका मीनिंग स्पेलिंग हम लोग कुछ भी चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो ब्रैकेट देना है और हम लोग को लिखना है ग्रेटर, बड़ा नंबर चेक करने बोला है ना, तो यहाँ लिखेंगे ए ग्रेटर देन बी। अगर हमारा ए बी से बड़ा है तो बताओ ये दोनों में बड़ा हुआ कौन? ए बड़ा हुआ, तो ग्रेटेस्ट में ए चला जाएगा, ठीक है। तो कर्ली ब्रेसेस ओपन, COUT डबल लेस देन डबल कोट, ठीक है, बैकस्लैश n द greatest number equal to डबल कोट डबल लेस देन ए को हम लोग डिस्प्ले करवा दी, ये ओपन हुआ, क्लोज हो गया, ठीक है। उसके बाद इफ कंडीशन डालेंगे, फिर से इफ। अब देखो जरूरी है कि ए बी से बड़ा हो, बी भी तो बड़ा हो सकता है ए से,
तो अगर b बड़ा हो गया a से तो ये कंडीशन गलत हो जाएगा नहीं, फिर ये वाला स्टेटमेंट रन करेगा नहीं, रन करेगा। तो अब नेक्स्ट टाइम क्या करना पड़ेगा, b को बड़ा बनाना पड़ेगा, b ग्रेटर देन a, क्योंकि हम लोग को पता नहीं है कि a बड़ा है या b बड़ा है, इसका वैल्यू यूजर इंटर करेगा। तो आप किसी को एप्लीकेशन बना के दे दिए, अब उसका मर्जी, वो कभी a को बड़ा डालेगा वैल्यू, कभी b के लिए वैल्यू बड़ा डालेगा, वो किसी को भी बड़ा छोटा बना सकता है, उसका दोनों केस में रिजल्ट वही आना चाहिए जो नंबर बड़ा है। समझ में आया? ठीक है, तो हम लोग दोनों के केस में कंडीशन को टेस्ट करना पड़ेगा। एक बार a को बड़ा बना दिए b से और एक बार b को बड़ा बना देते a से, हमारा कंडीशन होगा 2, 2 कंडीशन होगा, लेकिन दोनों कंडीशन एक साथ कभी एग्जीक्यूट नहीं करेगा, एक सही होगा तो एक गलत होगा। फिर अगर मान लो ये सही हुआ तो 100% वो गलत होगा, अगर ये गलत हुआ तो 100% वो सही होगा। समझ में आया? ठीक है, तो कर्ली ब्रेसेस हम लोग ओपन कर लेंगे, ओपन, और इसमें लिखेंगे COUT डबल लेस देन डबल कोट बैकस्लैश इन द ग्रेटेस्ट नंबर इक्वल टू डबल कोट डबल लेस देन b ना बड़ा है, ओपन हुआ, क्लोज। इक्वालिटी चेक करने नहीं बोला, अगर इक्वालिटी चेक करने बोलेगा तो आप यहाँ पे इक्वल डाल सकते हैं इस तरह से, इफ a इक्वल टू b, कंपैरिजन के लिए 2 बार इक्वल टू डालें। समझ में आया? अगर दोनों बराबर होगा तो मैसेज आना चाहिए बोथ आर इक्वल टू। बोथ आर इक्वल, दोनों इक्वल। समझ में आ रहा है? ठीक है, ये ओपन हुआ, क्लोज, लास्ट में क्या होगा, गेट ch, ये हम एक्स्ट्रा ऐड कर दें, ये क्वेश्चन में पूछा नहीं था लेकिन उसके बाद भी ऐड कर दें, इसको लिखिए, उसके बाद समझाते कि ये काम कैसे करेगा प्रोग्राम। हो गया? जब इस कोड को हम लोग लिख लेंगे और चेक कर लिए, मान लो Alt+F9 से हमारा कोड कंपाइल होता है और आप किसी में डायरेक्ट भी ऑप्शन देता है कंपाइलेशन का, कंपाइल कर लिए, एरर रहेगा तो एरर बता देगा, उस एरर को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद जब रन करवाते हैं तो कंसोल आता है, कंसोल मतलब ब्लैक कलर का स्क्रीन आता है। ठीक है, ये कंसोल के ऊपर ही हमारा आउटपुट दिखता है। तो जैसे ये कंसोल आता है, कोडिंग में एक कंट्रोलर होता है जो आपके प्रोग्राम को रन करवाता है, तो कंट्रोलर आ जाता है वॉइड मेन के पास। वॉइड मेन के पास इसलिए आता है क्योंकि कंट्रोलर को पता है कि C++ का जितना भी प्रोग्राम है वह स्टार्ट और एंड मेन फंक्शन से होता है, तो कोई भी प्रोग्राम यहीं से रन करेगा, यहाँ आएगा, अंदर आ जाएगा। तो इंट a और b मतलब 2 वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है, तो कंट्रोलर का काम है कि जितना वेरिएबल बनाया हुआ है उसके लिए मेमोरी क्रिएट करना। तो 2 वेरिएबल है तो दोनों के लिए मेमोरी बनेगा कंप्यूटर के अंदर, एक मेमोरी बनेगा a के लिए और एक बनेगा b के लिए, ये 2 मेमोरी बन जाएगा। अगर 3 वेरिएबल रहेगा तो 3 मेमोरी बनेगा। उसके बाद CLR SCR फंक्शन एग्जीक्यूट करेगा, जैसे ही एग्जीक्यूट करेगा स्क्रीन पे अगर कुछ लिखा हुआ है तो वो क्लियर हो जाएगा। क्लियर होने के बाद ये जो COUT में लिखा हुआ मैसेज, ये वाला मैसेज एज इट इज जाएगा आपके कंप्यूटर स्क्रीन, सेम टू सेम आएगा, लिखा हुआ आएगा इंटर टू इंटीजर नंबर्स, ये आएगा, कर्सर यहाँ पॉइंट करेगा वैल्यू इंटर करने के लिए। आपका मर्जी, आपको जो मन है वो वैल्यू डाल सकते हैं, लेकिन वैल्यू इंटीजर होना चाहिए, फ्लोट नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप वेरिएबल डिक्लेयर करते समय कौन सा डेटा टाइप यूज किए, इन डेटा टाइप, तो इंटीजर में आप कोई भी वैल्यू डाल सकते हैं। तो मान लो कि हम फर्स्ट वैल्यू 10 इंटर करें, 10 इंटर किए, ये 10 किसमें हमारा जाएगा, तो सीड में जो फर्स्ट वेरिएबल लिखा रहेगा हमारा वैल्यू उसी में असाइन होगा, उसी में जाके स्टोर होगा। तो सीड में फर्स्ट में a लिखा हुआ है, तो 10 जब वहां इंटर करोगे तो सीड के हेल्प से 10 किसमें आ जाएगा, a में आ जाएगा। तो a में, a वाले मेमोरी में आ गया 10, स्टोर हो गया। स्टोर होने के बाद नेक्स्ट जब आप इंटर बटन प्रेस करोगे तो आपका कर्सर नीचे आ जाएगा, सेकेंड वैल्यू इंटर करने के लिए बोलेगा। तो सेकेंड वैल्यू आप कोई भी वैल्यू इंटर कर सकते हो। तो मान लो कि हम लोग यहाँ पे 30 इंटर करते हैं, 30 इंटर, जैसे आप 30 इंटर करोगे
तो सीन में सेकंड वेरिएबल जो रहेगा, सेकंड वैल्यू सेकंड वेरिएबल में जाए, तो सेकंड वैल्यू जो है 30 वो सेकंड वाले वेरिएबल में आके स्टोर हो जाए। यहाँ तक आया समझ में ही? ठीक है। इंटर टू इंटीजर नंबर्स, अगर ये मैसेज आया तो आपको 2 बार नंबर डालना है, 2 इंटीजर नंबर इंटर करना है। तो 2 इंटीजर नंबर इंटर किए तो फर्स्ट सीन में, फर्स्ट में ए है तो पहला वैल्यू ए में जाएगा, और दूसरा में बी है तो दूसरा वैल्यू बी में जाएगा। समझ में आया? 2 वैल्यू इंटर कर दी। उसके बाद आ जाओ कंडीशन। यहाँ पे जब आएगा, इतना रन हो गया हमारा कोड, फिर इफ में आएगा तो यहाँ कंडीशन को टेस्ट करेगा कि इसका कंडीशन सही है या गलत है। तो कंट्रोलर क्या करेगा, ए के जगह पे ए का वैल्यू पुट करेगा, तो ए का वैल्यू 10 है, और बी के जगह पे बी का वैल्यू पुट करेगा, बी का वैल्यू 30 पुट करेगा। अब ये कंडीशन को चेक करेगा कि ये कंडीशन सही है या गलत है। तो 10 ग्रेटर देन 30, यही ना कंपैरिजन हो रहा है। इसका कहना ये है कि 10 जो है वो 30 से बड़ा है। गलत बोल रहा है, सही? गलत ना बोल रहा है। तो क्या ये ब्लॉक हमारा एग्जीक्यूट करेगा? नहीं, ये काम नहीं करेगा। अगर ये काम नहीं करेगा तो इसका रिजल्ट भी नहीं आएगा। समझ में आया? ये पूरा ब्लॉक हमारा फॉल्स होगा। ठीक है। फॉल्स होने के बाद फिर नेक्स्ट इफ के पास आएगा, यहाँ भी कंडीशन मिलेगा, यहाँ पे भी टेस्ट करेगा। तो बी है पहले, तो बी का वैल्यू पुट करेगा, तो बी के जगह पे 30 और ए के जगह पे 10। 30 बड़ा है 10 से। कंडीशन ट्रू या फॉल्स? ट्रू। जैसे कंडीशन ट्रू होगा ये कंट्रोलर अंदर आ जाएगा। समझ में आया? अंदर आएगा और सीओट में जो लिखा हुआ है बैकस्लैश का काम है लाइन चेंज करना, लाइन को चेंज करेगा और द ग्रेटेस्ट नंबर, ये एडिटिव मैसेज आएगा, द ग्रेटेस्ट नंबर इक्वल टू, यहाँ तक हमारा डबल कोट है तो यहाँ तक सेम मैसेज आएगा। उसके बाद हम लोग प्रिंट किसको करवा रहे हैं? बी को। तो बी को प्रिंट करवा रहे हैं तो बी का वैल्यू प्रिंट करेगा, तो बी का वैल्यू कितना है? 30, तो 30 प्रिंट करेगा। ये हो गया प्रिंट। उसके बाद आगे बढ़ेगा कोड और इफ कंडीशन के पास आएगा, ए के जगह पे ए का वैल्यू, बी के जगह पे बी का वैल्यू 30 पुट करेगा। 10 और 30 इक्वल है? नहीं, ये भी कंडीशन क्या होगा? फॉल्स होगा। तो यहाँ पे 3 कंडीशन दिख रहा है, लेकिन तीनों कंडीशन एक साथ एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है। तीनों में कोई एक एग्जीक्यूट करेगा। तो कौन एग्जीक्यूट करेगा? तो ये डिपेंड करता है नंबर इंटर करने। जो कंडीशन ट्रू होगा वो रन करेगा, जो फॉल्स होगा वो रन नहीं करेगा। तो हमारा 2 कंडीशन गलत हो गया, एक फर्स्ट वाला और एक लास्ट वाला, ये दोनों गलत हो गए। तो ये दोनों ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं करेगा, जो ट्रू हुआ वही ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा। समझ में आया? कोड क्लियर है? किसी को दिक्कत? स्मॉलेस्ट चेक हो जाएगा। ठीक है। अगर हम आपको बोलते हैं कि 3 नंबर के बीच में स्मॉलेस्ट चेक करें, ये बताएंगे, नेस्टेड में बताएंगे। समझ में आया? तो इसका एक हम क्वेश्चन दे रहे हैं, वो क्वेश्चन आप लोग को सॉल्व करना है। वो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का क्वेश्चन है। ठीक है। और वो बिल्कुल ऐसा हम लोग को कोड लिखना है कि वो सॉफ्टवेयर के जैसा काम करना चाहिए। जैसे देखना, अभी जो घर में जो इलेक्ट्रिसिटी वाला घूमता है तो हर एक घर में मीटर लगा हुआ रहता है, तो उसका कितना यूनिट उठा है वो एक मशीन लेके चलता है। अगर आपका बिल आया है 500 यूनिट का, तो 500 यूनिट सिर्फ मशीन में डालेगा और इंटर करेगा, कैलकुलेट करके उसका है ना स्लिप निकल जाता है और आपको दे देता है कि आपका इतना पैसा होगा। तो वो कैसे आता है, उसमें क्या कंडीशन रहता है? ठीक है। ये हम लोग को इसका कोड लिखना है। तो ये कैसे हम लोग लिखेंगे? तो क्वेश्चन पहले लिखिए क्वेश्चन बड़ा है, लिखते जाइएगा आप लोग। एन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, an electricity board charge and electricity board charge according to the following rates. An electricity board charge according to the following rates. रेट्स लिख करके लाइन ड्रॉ कर दीजिएगा। उसके नीचे पहला रेट लिखा हुआ है 4 द फर्स्ट। लाइन ड्रॉ करने के बाद लाइन चेंज करके लिखिएगा, फॉर द फर्स्ट 100 यूनिट RS 3 रुपीज
पर यूनिट, पर यूनिट for the next 200 unit RS 4 रुपया पर यूनिट नेक्स्ट है beyond 300 unit RS 5 रुपये पर यूनिट all the users must have to pay meter charge also which is RS 50 rupees। तो प्रोग्राम लिखना है, राइट अ प्रोग्राम टू enter any unit, then print charge। ये क्वेश्चन, अब आप लोग बताओ कितने लोग से ये क्वेश्चन बनेगा? क्वेश्चन समझ में आ रहा है? बहुत लोगों को नहीं आता। क्वेश्चन हम समझाते हैं, बाकी आप लोग को ये क्वेश्चन बना के आना है, ठीक है? क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जैसे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड होता है तो आप मीटर लगवाए, तो इसका कहना ये है कि अगर किसी कस्टमर का 100 यूनिट बिल आता है तो उसका पर यूनिट जो है 3 रुपया लगेगा पैसा। समझ में आया? 3 रुपया उसको पे करना है, तो 100 × 3 हो जाए जो हमारा यूनिट होगा, ठीक है? उसके बाद बोल ये रहा है कि अगर नेक्स्ट उसका 200 यूनिट आता है तो उसको 4 रुपया पे करना है, ठीक है? और उसके बाद लिखा है बियॉन्ड मतलब होता है 300 से अधिक। अगर किसी का बिजली बिल मतलब 300 से अधिक यूनिट आता है तो उसको 5 रुपया पे करना है। समझ में आया? ठीक है, ये वो पे करेगा, लेकिन उसमें और बोला है हम लोग को कनेक्शन लेना पड़ता है इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से, तो घर में मीटर देता है, वो मीटर चार्ज 50 रुपया लेता है। मतलब हर महीना में आपका जो बिजली बिल आएगा 100, उसमें मीटर चार्ज कितना ऐड हो जाएगा? 50 रुपया ऐड हो जाएगा। तो 3 × 100 किए, मान लें 100 यूनिट आपका आया, तो 3 × 100 किए तो उसमें 50 रुपया प्लस भी तो करना पड़ेगा। जो मीटर का चार्ज है ये लिखा हुआ है, हम अपने मन से नहीं बोल रहे, ये मीटर चार्ज लिखा हुआ है। मीटर चार्ज हम लोग को इंटर करना है, ये मतलब खुद से ले लेना है। समझ में आ रहा है? ठीक है, लेकिन अब सोचना इसको बहुत गहराई से, कोई जरूरी तो नहीं ना है कि 100 यूनिट उसका उठे मीटर, 99 यूनिट भी तो आ सकता है, 50 यूनिट भी तो उठ सकता है। मान लो कि वो बहुत कंजूस आदमी है, पढ़ता लिखता है ही नहीं, कनेक्शन ले लिया, कभी बिजली यूज करता ही नहीं, तो उसका 0 रुपया उठेगा, 0 रुपया उठेगा ना। तो यूज करे या ना करे उसको तो 50 रुपया देना है, ठीक है? तो यहाँ तो डायरेक्ट सीधा सीधी कंडीशन बोल दिया कि 100 यूनिट आएगा तो 3 रुपया लगेगा,
200 यूनिट आएगा तो 4 रुपया लगेगा, 300 से अधिक यूनिट आएगा तो 5 रुपया लगेगा, और मीटर चार्ज। लेकिन उसके बीच में भी तो यूनिट है, उसके बीच में अगर यूनिट आता है तो हम लोग उसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसी पे सोचना है। समझ में आया? आप लोग सब ट्राई करके आइएगा, ठीक है? नहीं बनेगा तो कल बना ही देंगे। समझ में आ गया ना? ठीक है, हाँ, इफ से ही बनेगा।